नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की। तो अरब सागर में उठ रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की दिशा बदल गई है। ऐसे में गुजरात के लिए यहां पर खतरा जरूर बढ़ गया है। पहले बिपरजॉय पाकिस्तान के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा पूरब की ओर मुड़कर उत्तरी गुजरात तट की तरफ जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये तूफान गुजरात के तट से 15 जून को टकराएगा। दिशा बदलने के साथ साथ एक बदलाव ये भी है कि तूफान की गति भी बढ़ गई है। बिपरजॉय एक सीवियर साइक्लोनिक तूफान में बदल चुका है। आप देख रहे हैं 15 जून को तट से टकराना है। उससे पहले की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से मौसम भी बदला है। और यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि एक अनुमान ये भी है कि गुजरात में इसके तट से टकराने के दौरान अगर हवाओं की गति की बात करें तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उस दौरान रह सकती है। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद रखा गया है। द्वारका में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ तट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों में भी अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री ने तूफान के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने और यहां पर आपको बता दें तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं गुजरात में। तो बताया जा रहा है कि गुजरात में 15 जून को जब ये तट से टकराएगा तो सबसे ज्यादा गुजरात के 7 जिले इसमें प्रभावित होंगे। कई ट्रेनें जो हैं उनको फिलहाल आंशिक रूप से बताया जा रहा है 67 ट्रेनें उनको जो है रद्द कर दिया गया है तूफान आने के मद्देनजर। कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर से विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अभी जो अति प्रचंड चक्रवाती तूफान है वो करीब 290 किलोमीटर पोरबंदर से दूर है और द्वारका से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ये अभी अरब सागर में पूर्व दिशा की तरफ अभी बढ़ रहा है और इस वक्त जहां पर ये चक्रवाती तूफान है मध्य सागर के पूर्व में, उत्तर पूर्व में, वहां पर जो समुद्री हवाएं हैं उनकी रफ्तार 145 से 155 किलोमीटर और बीच बीच में 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जा रही है। ये लेटेस्ट फोरकास्ट है जो मौसम विभाग ने जारी किया है। और ये जैसा आपने कहा कि 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ से तटीय इलाकों के पास जो मांडवी एक जगह है गुजरात में और कराची पाकिस्तान में, इसके ठीक बीच से गुजरने का पूर्वानुमान है। और वहां पर एक जखाऊ पोर्ट है गुजरात में जिसके बहुत करीब से ये तूफान गुजरेगा और इसका असर जो है कम से कम 7 जिलों में, गुजरात के जो तटीय इलाकों से सटे जो जिले हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। ये पूर्वानुमान है कि 14 तारीख से जो बारिश है वो शुरू होगी और इसमें पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, जूनागढ़ जो जिले हैं गुजरात के, कच्छ, द्वारका, जामनगर, ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। और 14 और 15 तारीख को बहुत तेज बारिश का एक पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही आज से ही जो गुजरात के तटीय इलाके हैं वहां पर समुद्री हवाओं की जो रफ्तार है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी और 15 तारीख तक और ज्यादा हवाएं तेज हो सकती हैं। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की है जया, उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं सरकार की रणनीति को लेकर, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो लोग वल्नरेबल लोकेशंस यानी जो साइक्लोन जहां से गुजरने वाला है उससे करीब जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं उनको वहां से जल्दी हटाया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और साथ ही जब साइक्लोन निकल जाएगा यहां से और जब वहां पर जो भी नुकसान होगा कैसे जीवन को दोबारा सामान्य किया जाए, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी, ये निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया है। और इसके बाद 12 एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कि 12 और एनडीआरएफ की टीमें हैं जिनको सतर्क किया गया है, तैयार रखा गया अगर जरूरत पड़ी और अगर चक्रवाती तूफान से नुकसान अंदेशे से ज्यादा होता है तो और बड़ी संख्या में एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स
को भी अलर्ट किया गया है। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सबको उस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। और यहां पर कोशिश ये भी है कि समुद्री इलाकों में अभी भी अगर कोई मछुआरे फंसे हैं, कहीं पर कोई ट्रॉलर है जो अब भी अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास वहां पर फिशिंग कर रहा है, तो सबको चेतावनी दी गई है कि वो वापस तट पर लौटे और तटीय इलाकों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, विशेषकर जिन 7 जिलों का मैंने अभी जिक्र किया है। इसमें महत्वपूर्ण ये है, और मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि जो लैंडफॉल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर साइक्लोन तट पर टकराता है उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और अभी जो लेटेस्ट फोरकास्ट जारी किया गया आज सुबह मौसम विभाग की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि सौराष्ट्र, कच्छ और उससे लगे जो पाकिस्तान के तटीय इलाके हैं उनके ठीक बीच से ये साइक्लोन गुजरेगा और गुजरात के मांडवी और कराची के बीच जखाऊ पोर्ट है उसके सबसे करीब होगा ये तूफान, जब वो धरती के और तटों के करीब पहुंचेगा। और उस वक्त समुद्री हवाओं की रफ्तार जो है वो 125 से 135 किलोमीटर और बीच बीच में बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलेंगी जिस वक्त ये तट के सबसे करीब होगा ये चक्रवाती तूफान, तो ऑफकोर्स नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है और इसलिए तैयारी भी उसी तरह से बहुत बड़े स्तर पर की गई है। तो तैयारी भी बड़े स्तर पर यहां पर की गई है। वहीं चक्रवाती तूफान के खतरे के चलते कांडला में हजारों ट्रक्स जो हैं उनके पहिए थम गए हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए कच्छ के दोनों प्रमुख पोर्ट जो हैं वो बंद होने से ट्रक मालिकों ने अपने ट्रक उनको सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया है। हजारों ट्रक और उनके चालकों को उनके लिए जो है शेल्टर होम बना दिए गए हैं। और अब खबर भोपाल से, जहां सतपुड़ा भवन में लगी आग पर करीब 14 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। अब तक यहां पर जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये सतपुड़ा भवन की 3री मंजिल पर एसी में शॉर्ट सर्किट एक वजह लग रही है, जिसकी वजह से यह आग लगी, जिसके बाद यह आग 4थी मंजिल, 5वीं और 6ठी मंजिल पर भी फैल गई और सभी मंजिलों से आग की लपटें निकलने लगी। मौके पर दमकल विभाग, एसडीआरएफ की टीम आग बुझाने के काम में जुटी रही। आग पर काबू पाने के लिए यहां पर लगातार कोशिशें की गई, जिसमें सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी टीमें जुट गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना के बारे में जानकारी दी, बात की और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से भी बात की, रक्षा मंत्री से भी फोन पर बात की। आग बुझाने के काम के लिए आवश्यक मदद मांगी उन्होंने और तब केंद्र सरकार की ओर से भी मदद दी गई। आखिरकार देर रात करीब 2 बजे के आसपास आग पर काबू पा लिया गया। और आपको बता दें कि कुछ मंजिलों से धुआं निकलता हुआ कल साफ तौर पर देखा, आग दिखाई दी और आज सुबह अब बताया जा रहा है कि आग पूरी तरह से काबू कर ली गई है। सतपुड़ा भवन की 3री मंजिल आदिम जाति कल्याण विभाग की है। यहीं से आग की शुरुआत हुई, ऊपर के स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के दफ्तरों में भी वो फैल गई। आपको बता दें कि सतपुड़ा भवन की जिन 4 मंजिलों पर आग फैली वहां इन विभागों के स्थापना संबंधित विभागीय कार्य होते हैं। इस पूरे मामले पर 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। देखिए, अब आग पर काबू पा लिया गया है और हमारी टीम ने वहां पर जाके काम करना भी शुरू कर दिया है। 4थे फ्लोर पे जाके वहां पे कुछ चीजें जो सुलग रही थी उनको बुझाने का भी काम किया है। हम लोग ये श्योर हो जाना चाहते हैं कि हमारी टीम के जाने से पहले वहां पर कोई भी उनको असुविधा न हो जब टीम वहां पर लास्ट में चीजें बुझाने पहुंचे। इसीलिए हम लोग एहतियातन अभी थोड़ा फोम और पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कहीं पर भी लपटे नहीं है। जो कुछ चीजें सुलग रही है उनको बहुत जल्दी ही बुझा दिया जाएगा। जो पश्चिमी ब्लॉक है बिल्डिंग का पीछे की तरफ, वहां पर अभी थोड़ी लपटें दिखी थी। 6 बजे के आसपास इस पर पूरी तरह से काबू पाने की बात कही गई है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लपटें अभी भी दिख रही हैं। तो अब ऊपर जाकर जो दमकल के कर्मी हैं वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 3री मंजिल से आग शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे 6ठी मंजिल तक पहुंच गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है अभी, चूंकि आग जब पूरी तरह बुझेगी तो पता लग पाएगा, तो इसका आकलन होगा, पर सबसे ज्यादा नुकसान चिकित्सा विभाग का हुआ है और बताया जा रहा है कि चिकित्सा विभाग से संबंधित कई फाइलें जल गई हैं। इस पूरी कवायद में न सिर्फ जो दमकल के कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, वो
बल्कि 50 से ज्यादा गाड़ियां लगी थी, 300 से ज्यादा टैंकर वहां पर मौजूद रहे। नगर निगम के इंदौर से गाड़ियां मंगाई गई, रायसेन मंडीदीप से दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। सरकार का यही शुरुआती अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और उसके बाद एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से पूरी तरह फैलती गई। पूरे दफ्तर में 30 से ज्यादा एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और बताएगी कि क्या क्या हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करके 2 एयरफोर्स के जो विमान हेलीकॉप्टर है उनके आने की बात कही गई थी, लेकिन सुबह तक वो वहां नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब पूरी तरह से लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। जैसा हमारे आला अधिकारी भी बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत अगर कहीं लपटे हैं तो ऊपर जा करके कुछ सामान जलने के, तो किसी फ्लोर पर उसको जा करके वहां बुझाने की कोशिश की जा रही है। किसानों की मांग की बात करते हैं। हरियाणा में सूरजमुखी के बीजों के लिए एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक रूट यहां पर डायवर्ट किया गया है। कुरुक्षेत्र में महापंचायत के बाद किसानों ने पीपली में NH 44 को जाम कर दिया। 2 मांगे हैं इन किसानों की। पहले तो जिन किसानों ने आंदोलन किया उनको हिरासत में जब लिया गया प्रदर्शन के दौरान उनको छोड़ा जाए, और दूसरी मांग सूरजमुखी के बीजों को तय एमएसपी पर ही खरीदा जाए। और दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से करनाल, दिल्ली चंडीगढ़ से हिसार, ये सभी रास्ते बताया जा रहा है उन पर उसका असर इस प्रदर्शन का देखने को मिल रहा है और इनका रूट यहां पर बदला गया है। और इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई जो आज सुबह की तस्वीर थी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत को देखा गया। वो सड़क पर सो रहे थे और उनके आसपास तमाम किसान बैठे हुए हैं, वो धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, धरना दे रहे थे। तो यहाँ पर आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दरअसल वो मूल्य होता है जिसे कि सरकार फसलों के लिए तय करती है, और इसी एमएसपी की मांग के साथ किसान यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। सूरजमुखी के बीजों को एमएसपी पर खरीदने की मांग ये कर रहे हैं। किसान जो है, जब किसान फसल को मंडी में बेचता है और सरकार की तरफ से जो कीमत तय होती है किसानों को जो मिलती है वो एमएसपी होती है, और एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाला एक आर्थिक भरोसा है, और उसी आर्थिक भरोसे की मांग यहाँ पर ये किसान कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीद होना ही चाहिए सूरजमुखी के बीजों की। हरियाणा की मंडी में सूरजमुखी इस समय मंडी में बताया जा रहा है 4000 से 4800 रुपए के भाव पर बिक रही है। सरकार ने भावांतर योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल अधिकतम 5800 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन किसानों को कहना है कि सरकार ने सूरजमुखी की एमएसपी 6400 रुपए तय की है, तो सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी को, उनके बीजों को खरीदे। बात करते हैं हरियाणा की, और यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में दरार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि गठबंधन बना रहेगा, लेकिन बीते कुछ अरसे से दोनों दलों के बीच तनाव को साफ महसूस किया जा सकता है। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन राज्य में चलता रहेगा। तो मैंने बताया, ये सारा बयान आपको पता है। कल मैंने भी अपनी ओर से जो कहा था वो आपको सब पता ही है। हमारा गठबंधन चल रहा है, अभी चलेगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री को इस बयान की नौबत आई, इसी से पता चलता है कि गठबंधन में तनाव है। ताजा तनाव की वजह बीजेपी के राज्य प्रभारी विप्लव देव का भाषण है। उन्होंने उचाना सीट पर बीजेपी नेता प्रेमलता को जिताने की अपील की। ये सीट जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की है और इसे सीधे चुनौती माना गया। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे।
और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। फिलहाल दोनों दल ये अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि साथ रहना फायदेमंद है या अलग होना। 90 विधायकों की हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 41 सीटें हैं। बिप्लब देव इसी दौरान 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन दिखा चुके हैं। यानी अगर जेजेपी अपने 10 विधायकों के साथ अलग होती भी है तो सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। उधर जेजेपी की कोशिश ये है कि बीजेपी हरियाणा में उससे कम 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने दे। फिलहाल राज्य की सभी 10 सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन जेजेपी बीजेपी से अलग होती है तो माना जा रहा है कि ये भी दोनों के फायदे में होगा। जेजेपी मूलतः जाट बहुल पार्टी है जो अलग होकर कांग्रेस के वोट काट सकती है। फिलहाल बीजेपी के साथ जाने की वजह से जाटों का एक तबका उससे नाराज माना जा रहा है। लेकिन इसमें शक नहीं कि पहलवानों का मुद्दा हो या किसानों का, दोनों मुद्दे राज्य की बीजेपी सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं। फिर विपक्ष की कोशिश एकजुट होकर चुनाव लड़ने की है। देखना यह है कि बीजेपी अकेले इस चुनौती का सामना करेगी या जेजेपी के साथ मिलकर रणनीति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ पर किसान हो चाहे पहलवान, 2 मुद्दे सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, उसके भीतर क्या चल रहा है। अध्यक्ष पद संभाले हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई है। सामने आने वाले वक्त में 4 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 का चुनाव भी बहुत जल्द है। आम चुनाव 2024 में लोकसभा का होना है और 1 साल से भी कम वक्त अब बचा है। सवाल है कि आखिर टीम बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। सालों की जद्दोजहद, कई नामों के रेस में आगे होने की खबरों और फिर चुनाव के जरिए कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लिया, लेकिन अध्यक्ष जी अभी तक अपनी टीम नहीं चुन पाए हैं। ना तो CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति और न ही AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन हो पाया है। जबकि रायपुर कांग्रेस महाधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। भला फिर देर क्यों हो रही है? वक्त नहीं लग रहा है। खड़गे जी जब उन्होंने अध्यक्षता संभाली उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होते ही कर्नाटक का चुनाव आ गया, तो पार्टी की जो प्रायोरिटीज थी, जाहिर सी बात है वो भारत जोड़ो यात्रा हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था। फिर कर्नाटक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था कांग्रेस पार्टी के लिए। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते के दौरान कुछ घोषणाएं हुई हैं। जल्दी ही आपको नई टीम जो है वो जून में नजर आ जाएगी। लगभग उस पर काम हो चुका है। CWC कांग्रेस पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी होती है। इसमें अध्यक्ष के अलावा 24 स्थायी सदस्य होते हैं। इनमें से 12 का चुनाव होता है और 12 अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। ये कमेटी पार्टी से जुड़ा हर नीतिगत फैसला लेने में अध्यक्ष की मदद करती है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही सोनिया गांधी के समय की CWC भंग कर दी गई और एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई। ये नई CWC के चयन तक बनाई गई व्यवस्था थी। यहाँ तक कि AICC की टीम भी अभी तकरीबन वही है जो सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते थी। माना जा रहा है कि खड़गे गांधी परिवार और खास तौर पर राहुल गांधी की सलाह और सहमति के बिना नई टीम नहीं बना सकते। अगर हम तवज्जो दें कि खड़गे साहब ने क्या किया है तो उसमें प्रमुख रूप से कर्नाटक आता है, जहां पर उन्होंने लीडरशिप का मुद्दा रिजॉल्व कर दिया इलेक्शन के बाद। राजस्थान में उन्होंने एक पेशरफ्त की है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने बातचीत की करके मामला सुलझाया है। वो देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं, और देर आने का एक कारण ये भी है कि सबसे सलाह लेकर चलते हैं। सोनिया गांधी से सलाह लेते हैं, राहुल गांधी से लेते हैं, प्रियंका से लेते हैं। हालांकि पार्टी ने हाल ही में कुछ प्रदेश अध्यक्षों और राज्य प्रभारियों को बदला है। माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सांगठनिक बदलाव जल्द देखने को मिलेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव और 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर कई पार्टी नेताओं को लगता है कि नई टीम का गठन जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।
165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा जिले के 65 किलोमीटर के दायरे में मथुरा पुलिस जो है पेड़ पर चढ़कर दूरबीन के सहारे निगरानी कर रही है। दरअसल पुलिस को तलाश है 4 लुटेरों की, जिन्होंने हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुसाफिरों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन जांच भी चल रही है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कृपया ध्यान दें, अगर रास्ते में आपकी गाड़ी पर कोई पत्थर फेंकता है या किसी भी प्रकार की कोई टकराने की आवाज आती है तो कृपया वहां गाड़ी न रोकें। आगे जाकर गाड़ी कहीं पुलिस वाहन या पेट्रोलिंग वाहन भी दिखे, वहां गाड़ी रोककर आगरा को दिल्ली और दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप गुजर रहे हैं और मथुरा की 65 किलोमीटर सीमा से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और बीच में गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि आप लूट के शिकार हो सकते हैं। ऐसी ही लूट से बचाने के लिए जो मथुरा पुलिस है वो लगातार गाड़ियों की सघन जांच कर रही है। आप देखें कि जो मथुरा पर जो टोल प्लाजा है यहाँ पर गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा हाईवे के आसपास जो पेड़ लगे हैं, इन पेड़ों पर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो चढ़कर अपने हाथ में दूरबीन लेकर निगरानी कर रहे हैं ताकि पुलिस आपको लुटेरों से बचा पाए। तो यहाँ पर लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं और पुलिसकर्मी लगातार इन गाड़ियों की सघन जांच कर रहे हैं। मथुरा पुलिस पेड़ों पर चढ़कर पत्तियों के बीच छिपकर निगरानी कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा जिले के 65 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर पुलिसकर्मी दूरबीन लेकर लुटेरों का सुराग तलाश रहे हैं। इसी एक्सप्रेसवे में 29 मई और 2 जून की रात लूट की 2 घटनाओं के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुना एक्सप्रेस पे 2 घटनाएं हमारे जनपद में हुई थी, एक 29 को और एक 29 मई एंड एक 1 जून। 2 घटनाएं हुई थी जिसमें जो आपराधिक तत्व हैं उन्होंने जो वाहन ट्रैवल कर रहे थे उनके ऊपर पत्थर फेंका था और एक केस में शीशे पे लगा था। जो बदमाश हैं दौड़ के उनके पास पहुंचे और उनसे कैश और ज्वेलरी उनसे लूटा। अपराधियों पर नकेल कसने का दावा करने वाली यूपी पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की बढ़ती घटनाओं से सख्ते में आ गई है। लुटेरों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ ही कई पुलिस वालों को एक्सप्रेसवे से सटे पेड़ों पर खड़ा किया गया है। जो हमारी विजिबल पुलिसिंग की हमारी डिप्लॉयमेंट है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, इम्पोर्टेंट कट्स जो हैं वहाँ पे हमारी पिकेट्स हैं जो चेकिंग करती है। साथ ही साथ सादे में भी हमने डिप्लॉय किया है जो इनकी एज अ पुलिस ऑफिसर उनकी विजिबिलिटी ना हो, वॉच करने के लिए, सो दैट कि इस तरह की घटनाएं अगर कारित करने का प्रयास करते हैं तो हम उनको वहीं पे मौके पे पकड़ सकें। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ के बाद कुछ लुटेरों के स्केच भी तैयार किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पेड़ों पर चढ़कर निगरानी और गाड़ियों की सघन जांच। मथुरा पुलिस वो हर कोशिश कर रही है जिससे कि हाईवे रॉबर पकड़े जाएं। देखना होगा कि मथुरा पुलिस की कोशिश कब रंग लाती है। हालांकि 2 जून के बाद लूट की कोई घटना नहीं हुई है। मथुरा से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र पुनीत गोयंका पर सेबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सुभाष चंद्र और पुनीत गोयंका को किसी भी लिस्टेड कंपनी में निदेशक या फिर प्रबंधन बोर्ड में शामिल होने पर रोक लगा दी है। दोनों पर यह आरोप है कि उन्होंने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और एसएल ग्रुप की दूसरी कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की। इस रोक को लेकर चंद्रा और गोयंका 21 दिनों के भीतर उन्हें अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। सेबी के एक इंटरिम ऑर्डर में एसएल ग्रुप चेयरमैन सुभाष चंद्र और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के सीईओ पुनीत गोयंका
दोनों को ही बार किया गया है किसी भी डायरेक्टोरियल या मैनेजरियल पोजीशन को होल्ड करने से कंपनी के बोर्ड में। नाउ जो ये रेगुलेटर हैं उनके ऑर्डर के अनुसार जो है दोनों ही व्यक्तियों ने अपना जो पोजीशन है डायरेक्टर का या मैनेजरियल पोजीशन का उसको मिसयूज किया है, यानी कि एक लिस्टेड कंपनी से उनके फंड्स जो हैं अपने फायदे के लिए ऑर्डर के अनुसार यूज किए हैं। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इंटरिम ऑर्डर जो याद रखिए जून 12 को पास हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि दोनों ही सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका दोनों को ही अभी जो है कोई भी पोजीशन जैसे कि डायरेक्टर या मैनेजरियल पोजीशन जो है किसी भी लिस्टेड कंपनी में या उनकी जो छोटी सब्सिडरीज होती हैं उसमें अभी जब तक कोई आगे का ऑर्डर नहीं आता है तब तक वो इसमें ये पोजीशंस जो हैं होल्ड नहीं कर सकते। अब ये प्रोब जो है ये कैसे हुआ? ये प्रोब इसलिए हुआ 2019 में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो रिजाइन किया था, दो व्यक्तियों ने, उन्होंने ये है बताया था कि देखिए रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब जो है सेबी हैं जो मार्केट रेगुलेटर, उन्होंने सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका को 21 दिन का समय दिया है जिसमें वो अपने जो रिप्लाई हैं या उनको अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं इस केस में वो फाइल कर सकते हैं।